नमस्कार, देश दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भगवान कृष्ण के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। जानकारी के मुताबिक मंदिर के लिए भूमि पूजन समारोह है मंगलवार को मानवाधिकार के संसदीय सचिव लालचंद मल्ही द्वारा किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मल्ही ने कहा कि इस्लामाबाद और उसके आसपास के इलाकों में 1947 से पहले के कई मंदिर थे, जिनमें एक सैदपुर गांव और एक कोरंग नदी के पास है। हालांकि उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। मल्ही ने इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के लिए इस्लामाबाद में शमशान की कमी पर भी खेद जताया। लद्दाख में भारत के साथ उलझे चीन को जापान ने अच्छा सबक सिखाया। हाल ही में जापानी जल क्षेत्र में घुसे चीनी नेवी के पनडुब्बी को जापान ने दूर तक खदेड़ दिया। एशिया में विस्तारवादी मानसिकता को संजोने वाला चीन अब पूर्वी चीन सागर में जापान के साथ द्वीपों को लेकर उलझा हुआ है। तो वहीं जापान ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन की हर हरकत का माकूल जवाब दिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार जापानी विध्वंसक युद्धपोत कागा ने दक्षिणी जापान में ओकिनावा द्वीप के पास 24 समुद्री मील के भीतर एक चीनी पनडुब्बी का पता लगाया, जिसके बाद हरकत में आई जापानी नौसेना ने अपने पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट की मदद से चीनी पनडुब्बी को अपने जल क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। आपको बता दें, 2018 में भी जापान ने अपनी जल सीमा में एक चीनी पनडुब्बी को पकड़ा था। लद्दाख में भारतीय सरजमी पर नजरें गड़ाए बैठे चीन ने अब नेपाल की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। नेपाल के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की कुल 10 जगहों पर चीन ने कब्जा कर लिया। यही नहीं, 33 हेक्टेयर की नेपाली जमीन पर नदियों की धारा बदलकर प्राकृतिक सीमा बना दी है और कब्जा कर लिया गया है। भारत के बातचीत के ऑफर के बाद भी विवादित नक्शा जारी करने वाली नेपाल के कम्युनिस्ट सरकार ने अपने आका चीन के इस नापाक कदम पर चुप्पी साध रखी है। विपक्षी नेपाली कांग्रेस के उपाध्यक्ष और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेन्द्र निधि ने आरोप लगाया कि चीन जबरन नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रहा है। उन्होंने केपी ओली सरकार से अपील की कि वह चीन के हिमालय और नेपाली गांव रुई पर कब्जा करने के खिलाफ कार्रवाई करे। तो आपको बता दें, ड्रैगन की चाल से अब जो नेपाल है वह डरता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। लद्दाख में भारतीय सरजमी पर नजर गड़ाए बैठे चीन ने अब नेपाल की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। नेपाल के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की कुल 10 जगहों पर चीन ने कब्जा कर लिया। यही नहीं, 33 हेक्टेयर की नेपाली जमीन पर नदियों की धारा को बदलकर प्राकृतिक सीमा बना दी गई है और कब्जा कर लिया गया है। भारत के बातचीत के ऑफर के बाद भी विवादित नक्शा जारी करने वाली नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने अपने आका चीन के इस नाकाम कदम पर चुप्पी साध रखी है। विपक्षी नेपाली कांग्रेस के उपाध्यक्ष और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेन्द्र निधि ने आरोप लगाया कि चीन जबरन नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारें हों या फिर एक्सपर्ट्स, हर कोई कह रहा है कि मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो को कई बार बिना मास्क के देखा गया। अब ब्राजील की एक अदालत को राष्ट्रपति को चेतावनी देनी पड़ी कि वो सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहने, वरना उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। ब्राजील के फेडरल कोर्ट के जज रेनेटो बोरेली ने फैसला किया कि ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो अपनी रैलियों में मास्क जरूर पहने, वरना उन पर 2000 रेस प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें, ब्राजील दुनिया में दूसरा ऐसा देश है जहां कोरोना वायरस के ज्यादा मामले हैं। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा मौत हुई और लोग चपेट में आए हैं। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के साथ लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है। प्योंगयांग की आधिकारिक समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार
उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के केंद्रीय सैन्य आयोग की बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में उत्तर कोरिया के सैन्य नेताओं की ओर से लाई गई दक्षिण कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की योजनाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। केसीएनए ने हालांकि यह जानकारी नहीं दी कि यह निर्णय क्यों लिया गया। उधर दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्रालय के प्रवक्ता योह संकी ने कहा कि वह उत्तर कोरिया की रिपोर्ट पर करीबी नजर रखे हुए है। हालांकि इस संबंध में उन्होंने भी कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। कोरोना संक्रमण की मार झेल रही दुनिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कैरेबियाई देशों में कई दिनों से सूरज नहीं नजर आया और अब यही हाल अमेरिका का होने जा रहा है। सहारा रेगिस्तान से उड़कर आई रेत ने कई देशों का आसमान ढक लिया है और अब ये 8000 किलोमीटर दूर अमेरिका की प्यूर्तो रिको और सैन जुआन तक भी पहुंच चुकी है। अभी इस रेत के तूफान के हवा के साथ और ट्रैवल करने की आशंकाएं जाहिर की जा रही है। इसी रेत के तूफान को सहारन डस्ट के नाम से जाना जाता है और ये आम रेत के तूफानों जैसा नहीं होता। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस रेत के काफी बारीक कण होते हैं जो कि 3000 से 7000 फीट की ऊंचाई पर हवा के साथ ट्रैवल करते हैं। ये देखने में एक बादल की तरह नजर आता है, लेकिन असल में सहारा रेगिस्तान की धूल होती है। और इसी बीच तमाम दर्शकों को बता दें, पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, शिरोमणि अकाली दल ने सेंट्रल अध्यादेश पर स्टैंड जो है वह स्पष्ट किया है। किसानों के हित में बलिदान के लिए तैयार हैं। कोई भी मंत्रालय या सरकार किसानों के हितों से बड़ा नहीं। सुखबीर सिंह बादल ने यह तमाम बातें कही है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और उसमें तमाम ये बातें जो है वही सामने निकल कर आई है। शिरोमणि अकाली दल ने सेंट्रल अध्यादेश पर स्पष्ट किया है अपना स्टैंड और कहा कि शिरोमणि अकाली दल किसानों के हित में किसी भी तरह के बलिदान के लिए तैयार है। सुखबीर बादल ने कहा कि कोई भी गठबंधन, मिनिस्ट्री और सरकार किसानों के हितों से बढ़कर नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें शिरोमणि अकाली दल ने सेंट्रल अध्यादेश पर स्टैंड स्पष्ट किया है और कहा कि शिरोमणि अकाली दल किसानों के हित में किसी भी तरह के बलिदान के लिए तैयार है। सुखबीर बादल ने कहा कि कोई भी गठबंधन, मिनिस्ट्री और सरकार किसानों के हितों से बढ़कर नहीं है। तो तमाम बातें सामने निकल कर आई। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई और उसमें तमाम जो बातें हैं वो सामने निकल कर आ रही है। तो पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, शिरोमणि अकाली दल ने सेंट्रल अध्यादेश पर अपना जो स्टैंड है वह स्पष्ट किया है और कहा कि शिरोमणि अकाली दल किसानों के हित में किसी भी तरह के बलिदान के लिए तैयार है। सुखबीर बादल ने कहा कि कोई भी गठबंधन, मिनिस्ट्री और सरकार किसानों के हितों से बढ़कर नहीं। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ विनीत कपूर जुड़ चुके हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, शिरोमणि अकाली दल ने सेंट्रल अध्यादेश पर अपना जो स्पष्ट किया है स्टैंड, किसानों के हित में बलिदान के लिए तैयार है, तमाम ये बातें सामने निकल कर आ रही है, जानकारी चाहेंगे आपसे विनीत। बिल्कुल, देखिए काफ़ी समय से बैठक चल रही थी। बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। शिरोमणि अकाली दल के सीनियर लीडर्स जो हैं वो बाहर आ रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल जो हैं वो बाहर आ चुके हैं, प्रेम सिंह चंदूमाजरा बाहर आ चुके हैं और स्पष्ट करते सर, एक बड़ा स्टैंड था। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि शिरोमणि अकाली दल का स्टैंड स्पष्ट होना चाहिए। ओ यार, आज पंजाब सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग सद्दी, जिथे ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਊ ਲਿੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ 3 ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਐਕਟ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਕਟ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ 3 ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ? ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਐਕਟ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਸੇਮ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਪਾਵਰਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਪਾਵਰਸ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਐਕਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਫੈਡਰਲ ਐਕਟ ਆ ਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਪਾਵਰ ਸਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਜਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲੂਗੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਸਦਾ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਊਗੀ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦੇ ਹਾਊਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਪਰਮਨੈਂਟਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਐਕਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਫਸਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਪਹਿਲੇ। ਜੇ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਐਕਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸਾ ਆ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਆ ਸਾਰੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਸਕੈਮਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੈ। तो जमकर सियासी हमला बोला गया है यहां पर। धन्यवाद विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद देश दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में कोऑपरेटिव बैंक को लेकर एक अहम फैसला लिया गया। इस फैसले के तहत अब देश के सभी सहकारी बैंक रिजर्व बैंक की निगरानी में आएंगे। आपको बता दें, अभी देश में 1482 अर्बन
कोऑपरेटिव बैंक और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, इनका ऑडिट आरबीआई नियमों के तहत होगा। अगर कोई बैंक वित्तीय संकट में फंसता है तो उसके बोर्ड पर निगरानी भी आरबीआई रखेगा। तो वहीं सरकार का कहना है कि इन बैंकों के आरबीआई की निगरानी में आने के बाद 8 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को भरोसा मिलेगा और इसके साथ ही ग्राहकों के हित में रिजर्व बैंक के लिए गए फैसले का फायदा निजी और सरकारी बैंकों के साथ ही कोऑपरेटिव बैंक तक पहुंचेगा। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि चीन का साथ पाकिस्तान दे रहा है, चीन के पीछे चलना पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमेशा से एक दूसरे का साथ देने की चीन और पाक की नीति रही है। भारत सरकार ने इसका जवाब दिया है, ये अच्छी बात है। चाइना ने जो हरकत शुरू की सीमा पे, उसके बाद पाकिस्तान भी उनके पीछे पिछलग्गू की तरह खड़ा हो गया है और ये हमेशा से नीति रही है पाकिस्तान की और चाइना की, एक दूसरे का साथ देते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं चाइना के कहने पर या चाइना का साथ देने की कोशिश के नाते पाकिस्तान ने ये हरकत की है। भारत की सरकार ने भी उसका जवाब दिया है, ये अच्छी बात है। कारोबार के तीसरे दिन बीएसई और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। आज बीएसई 249.31 अंक ऊपर और निफ्टी 58.25 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला। दिन भर की ट्रेडिंग के दौरान उतार चढ़ाव के बीच बीएसई 635.5 अंक तक और निफ्टी 189.5 पॉइंट तक नीचे चला गया। और इस कड़ी में मार्केट एक्सपर्ट सुनील शाह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। और कारण यही है कि हालांकि इकोनॉमी में ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि कोविड-19 के जो केसेस बढ़ रहे हैं वो एक ऑफ कोर्स वरीसम है, लेकिन रिकवरीज जो है वो भी इम्प्रूव होते जा रही है और जो परसेंटेज है रिकवरी के, वो चाहे सिटी लाइक दिल्ली एंड मुंबई में भी वो इम्प्रूव होती दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ये आ रहा है इन्वेस्टर्स के दिमाग में और मन में कि आगे चल के सिचुएशन और भी बेहतर होती जाएगी और हमेशा स्टॉक मार्केट फ्यूचर डिस्काउंटिंग करता है। तो गोइंग फॉरवर्ड मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे इकोनॉमी के जो ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ से और बढ़िया होते जाएगा। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 3,947 नए मामले सामने आए। यह संक्रमण का अब तक का एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके पहले दिल्ली में संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा 3,137 था। इस दौरान 68 लोगों की मौत हुई और अब तक राजधानी में कुल 2,301 लोगों की मौत कोरोना वायरस के चलते हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 66,602 पर पहुंच गया। इनमें से 39,313 लोग ठीक हो चुके हैं और 24,988 एक्टिव केस हैं। तो वहीं बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन और राज्य सरकार चिंतित है। इस कड़ी में एसडीएम सिविल लाइन प्रदीप तायल ने घर घर जाकर स्क्रीनिंग सर्वे किया। ये आज यहाँ पे हम अरुणा नगर मजनू का टीला इलाके में आए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अरुणा नगर में हाउस टू हाउस सर्वे का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड में मिसेस रेनू एएनएम है जो हाउस टू हाउस सर्वे कर रही हैं। इसका अभी तक क्या था कि ये हाउस टू हाउस सर्वे केवल कंटेनमेंट जोन में होता था, लेकिन सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक अब ये हाउस टू हाउस सर्वे पूरी दिल्ली में होना है, जिसकी कि अब 6 जुलाई तक डेडलाइन रखी गई है। इसका पर्पज़ ये है कि हाउस टू हाउस सर्वे करके हमें ये असेस करना है कि भाई कौन हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, जैसे खासतौर से 60 प्लस एज के जो लोग हैं उनमें से कोई कोमॉर्बिड है कि नहीं, उसमें माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स किसको हैं, उससे हमारा एक असेस हो जाएगा। तो हम इनको जो है अच्छे से केयर कर सकते हैं, किसी भी जो अनवारंटेड सिचुएशन है उससे बचा सकते हैं। इनको अगर कुछ इसी समय इलाज की ज़रूरत है तो तुरंत हमारी मेडिकल की टीम या जो और हमारा स्टाफ है वो इनको केयर कर सकता है। इसके अलावा हाउस टू हाउस सर्वे करने का पर्पज़ ये भी है कि इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे पास आ जाते हैं। फिर हम टेलीफोनिकली इनसे जो है ना पूछते रहते हैं कि भाई आपके परिवार में किसी को कोई तकलीफ़ या इस तरह के कोई सिम्टम, जैसे कि लूज़ मोशन है या खांसी है या चेस्ट पेन है या कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, वो पता लग जाता है।
ये जो इलाका है ये काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, लगभग 40,000 की आबादी इसमें है। तो चूँकि ये ऑफ एंड वैन यहाँ भी केस आते रहे हैं, तो हमारा आइडिया ये है कि हम जितनी जल्दी से जल्दी इसका सर्वे करके असेस कर सकें तो वो एक हमारा काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन का तो जो डायरेक्शंस हैं सरकार के वो तो हो ही रहा है, उसमें एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे को 100% सर्वे करना होता है हाउस टू हाउस पर। आइडिया इसमें भी यही है कि उसी टाइम लिमिट में हम इसको यहाँ पे सर्वे को कंप्लीट। असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी एक बार फिर अपने रौद्र रूप में आ चुकी है। ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। राज्य में लगातार हो रही बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। असम के अन्य जिलों के अलावा गुवाहाटी में भी ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर खतरे के निशान से लगातार तेजी से बढ़ रहा है। मानसून के दिन शुरू हो चुके हैं, लेकिन उज्जैन में अभी तक मानसून नहीं पहुंचा था। एक दो बार की हुई बारिश के बाद शहरवासी उमस और गर्मी से काफी परेशान थे। जहां शहरवासियों को उस समय राहत की बूंदें मिली जब आसमान पर छाए काले मेघा जमकर बरसे, जिसके कारण पानी भराव की समस्या भी खड़ी हो गई। तो वहीं महाकाल मंदिर में बारिश का अद्भुत नजारा देखने को मिला। झमाझम हुई बारिश के बाद अब किसानों के चेहरे खिल गए। सोयाबीन की बुआई के चलते अब किसान भी खुश दिखाई देंगे। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तापमान में कुछ डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और कुछ स्थानों पर बारिश हुई। मौसम विभाग ने इसके साथ ही कहा कि मानसून के 2 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पहुंचने की संभावना है। और इस कड़ी में चंडीगढ़ में आईएमडी के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने जानकारी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मानसून जो है आज चंडीगढ़ में और पंजाब के कुछ नॉर्थ जो पंजाब का एरिया है वहाँ ऑलरेडी आ चुका है और बारिश भी आपने देखा कि इन एरियाज में हो भी रही है। जहाँ तक पंजाब और हरियाणा के बाकी हिस्सों का, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों का बात है, वहाँ अगले 24 घंटे में हरियाणा के भी और पंजाब के बाकी हिस्सों में भी रेनफॉल आ जाएगा और मानसून आ जाएगा। और ये कल भी इस तरह की जो है रेनफॉल एक्टिविटी चालू रहेगी। उसके बाद इसमें कुछ कमी ज़रूर आएगी, लेकिन फिर से बाय द एंड ऑफ जून फिर से मानसून एक बार एक्टिव होगा। तो कुल मिला के जो है अभी मानसूनल जो रेनफॉल है वो शुरू हो चुकी है चंडीगढ़ और पंजाब के हिस्सों में, और हरियाणा के कुछ एरियाज में आज शाम तक और कल तक जो है मानसून रेन शुरू हो जाएगी। बारिश का लेवल मतलब थोड़ा तेज रहेगा या फिर उमस बहुत बड़ी रहेगी? देखिए, मानसून लेवल तो अच्छा है इस साल, क्योंकि फोरकास्ट अच्छे मानसून लेवल का है, तो बारिशें तो स्वाभाविक अच्छी रहेंगी। और ये भी रहेगा कि बीच बीच में कुछ हैवी रेनफॉल्स की भी संभावना बनी रहती है बीच बीच में। तो ये है कि ओवरऑल मानसून अच्छा है। बीच बीच में ये भी हो सकता है कुछ ड्राई स्पेल भी आमतौर पर मानसून आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये है कि ओवरऑल मानसून हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया अच्छा मानसून नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए 107% जो है रहने की संभावना है। तो मानसून ओवरऑल। पूरा देश तेल की बढ़ाई गई कीमतों को लेकर परेशान है और इसी को मुद्दा बनाकर असम के गुवाहाटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मनमोहन सरकार का हवाला देते हुए उन्होंने सरकार से कई सवाल किए, तो साथ ही सरकार को भीख मांगने वाली सरकार भी बोला कि इतना पैसा आने वाले चुनावों में वोट खरीदने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। ये असम की जनता जानती है कि पेट्रोल और डीजल का जो दाम बढ़ाया गया है, शायद इतिहास में भारत में पहली बार है। जब मनमोहन सिंह जी के सरकार में, यूपीए सरकार में $120 से $160 तक गया था क्रूड ऑयल का दाम, तब भी 60 रुपया तक था डीजल और 68 या 70 रुपया में पेट्रोल रहता था। आज फ्री भी दे रहे हैं, अरब देश फ्री भी दे रहे हैं, या कभी $10, $15, $20 में बिक्री कर रहे हैं। अब 82 रुपया, कहीं 80 रुपया, बॉम्बे में 85 रुपया, दिल्ली में 85 रुपया। ये लूट मार किसके लिए, क्यों? इधर आप भिक्षा भी मांग रहे हो पीएम केयर फंड में, सीएम केयर फंड में, और इधर फिर लूट भी कर रहे हो। एक लीटर में 50 से 55 रुपया आप लोग मुनाफा खा रहे हो, किसके लिए?
आगामी जो निर्वाचन होगा, चुनाव होगा, उसके लिए क्या जमा कर रहे होगा पैसा? और उस समय सोचते हो कि हम पैसा दे के, रुपया दे के वोट खरीद लेंगे। ये बार जनता काफ़ी चालाक है। ये बार तो कोरोना ने सिखाया माइग्रेंट वर्कर और छात्र विद्यार्थियों ने, ये रुपया दे के वोट खरीदने का समय। मध्य प्रदेश के रतलाम में पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ाने के विरोध में कांग्रेस सड़क पर उतर आई और बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन किया। रतलाम के शहीद चौक और दिलबहार तिराहा पर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग की गई और इसके बाद कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया गया। तो वहीं सैलाना में विधायक हर्ष विजय गहलोत और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रदेश भर में पीटीआई अध्यापकों का रोष प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा और इसी कड़ी में हरियाणा के जींद में पीटीआई अध्यापकों ने 10वें दिन अपनी मांगों को लेकर कोर्ट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं धरना प्रदर्शन के दौरान अध्यापकों ने शिक्षा मंत्री का पुतला फूंककर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं अध्यापकों का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो हम धरना प्रदेश स्तर पर करेंगे और हमारा धरना अनिश्चित काल तक चलेगा। और इस कड़ी में हमारे संवाददाता ने अध्यापकों से खास बातचीत की। अपनी मांगों को लेकर पीटीआई टीचर आज सड़कों पर उतरे हैं और शिक्षा मंत्री का उन्होंने पुतला फूंका। आप देख सकते हैं जो पीटीआई टीचर है उन्होंने जो है प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और शिक्षा मंत्री का पुतला भी फूंका है और जो अपनी मांगों को लेकर ये आज सड़कों पे उतरे हैं। और हम सब बात करते हैं, प्रधान जी क्या मांगे आपकी? जो 1983 पीटीआई के साथ सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आड़ में जो 1983 पीटीआई के परिवारों को उजाड़ने का काम किया है, हम सरकार से अपील करते हैं कि वो अपनी गलती को स्वीकार करते हुए 1983 पीटीआईओं की पुनः बहाली करने का काम करे। आज किसका पुतला फूंका आपने? हरियाणा सरकार शिक्षा मंत्री। तो कौन सा दिन आपके धरने का हो गया? 10वें दिन में प्रवेश कर चुके हम। अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती क्या करोगे? अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती तो आने वाले समय में जो भी उग्र या किसी प्रकार के आंदोलन होंगे, जो घटनाएं घटती उसके लिए पूर्ण रूप से हरियाणा सरकार जिम्मेवार होगी। बिल्कुल हरियाणा सरकार जिम्मेवार होगी। हमारे साथ कुछ और टीचर है। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आज प्रदर्शन किया गया है, किसका पुतला फूंका? आज हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने अपने रणनीति के तहत पीटीआई भाइयों के समर्थन में और जो सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए है उसके विरोध में, जिसमें कर्मचारियों का या टीचर का डीए फ्रीज करना, बंद करना 1 साल के लिए, इस मांग को लेके कि डीए तुरंत जारी करे। उसके बाद गैर व्यवहारिक जो रैशनलाइजेशन किया जा रहा है महकमे में, यानी रैशनलाइजेशन के नाम पे पदों को समाप्त करने की जो योजना सरकार की, उसके विरोध में। अगर सरकार आपकी बातें नहीं सुनती तो आगे क्या स्टेप रहेगा? अगर सरकार बात नहीं सुनती तो हम अपना मतलब जो आंदोलन है वो अभी डिस्ट्रिक्ट स्तर पे है, उसके बाद राज्य स्तर तक ले जाएंगे। चाहे हमने पंचकुला में, चंडीगढ़ में कोई मतलब पड़ाव डालना पड़े, वहाँ डालेंगे। आज किसका पुतला फूंका है? आज शिक्षा मंत्री का, गुर्जर का। बिल्कुल, जो पीटीआई टीचर हैं उन्होंने साफ तौर पर जो है आज सड़कों पर उतरे हैं और उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी बातें नहीं मानेगी वो जो है फिलहाल तो जिला स्तर पर धरना दिए हुए और फिर जो है हरियाणा राज्य स्तर पर धरना देंगे। और शिक्षा मंत्री का आज उन्होंने पुतला फूंका है। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, एएनबी न्यूज, जींद। और इसी के साथ ही देश दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।